नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। जीवन स्टडी का यूट्यूब चैनल ये वाला सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल इस तरह सर्च करेंगे। हम चैनल पर जीवन स्टडी का सभी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। जीडी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं कल से 10 तारीख से, तो उन्हीं चारों शिफ्ट के हम लोग जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। चारों शिफ्ट में जीएस के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं करंट की क्वेश्चनों की बात करेंगे चारों शिफ्ट की कुल। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर करना ना भूलें। और जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा इस जीवन स्टडी संबंधित, ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जीवन स्टडी पर प्राप्त हो जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जीवन स्टडी पर प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन था। 2017-18 का पूछा गया है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन था। तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक थे और उप विजेता थी सौराष्ट्र। अगर हम बात करें 18-19 में ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो याद रखना मुंबई ही थी, लेकिन उप विजेता दिल्ली थे। अगर कहा जाए 20-21 में मुंबई है और उत्तर प्रदेश को हराया था। और 21-22 की बात करें तो सौराष्ट्र है और किसे हराया था, महाराष्ट्र को। तो हमने आपके लिए पूरा क्रिकेट संबंधित एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, उस यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देखें। और वहाँ पर पूरे क्रिकेट की बात कही गई है, पूरे ट्रॉफी जीरो से लेकर हीरो तक की वहाँ पर पूरी बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे उनको, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी का, और उसी संबंधित मैंने और भी कुछ ट्रॉफियाँ लिख दी हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में अगर कहा जाए रणजी ट्रॉफी जो इसकी शुरुआत हुई थी 1934 से, लेकिन उस समय किसने जीता था, बॉम्बे ने जीता था। अगर बात करें 2020, 21-22 की, किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। किसे हराकर, मुंबई को हराकर। 19-20 में किसने जीता था, सौराष्ट्र ने। किसे हराकर, बेंगलुरु को हराकर। और 18-19 में किसने जीता था, विदर्भ ने जीता था। किसे, सौराष्ट्र को हराकर। इसी तरह से ईरानी ट्रॉफी की बात करें, ईरानी ट्रॉफी में ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1959 से लेकर 60 के बीच में। 1959 और 60 में इसमें विजेता कौन हुआ था, मुंबई जीती थी। अगर बात करें 1959 और 60 में मैंने बताया। और वर्तमान में जब करंट की बात करें, करंट में यह किसने जीता है, 20 और करंट में 2022 का ये शेष भारत ने जीता है। किसे हराकर, सौराष्ट्र को हराकर, ईरानी ट्रॉफी। अगर बात करें 19-20 में ये निलंबित हो चुका था कोविड-19 कारण। और 18-19 में किसने जीता, तो ये जीता था विदर्भ ने। किसे, शेष भारत को हराकर। किसे, शेष भारत को हराकर। इसी तरह से दिलीप ट्रॉफी है। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 61-62 में हुई। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 61-62 में हुई थी। और इसको जीता किसने था, दिलीप ट्रॉफी को जीता किसने था, तो याद रखना वेस्ट जोन ने जीता था दिलीप ट्रॉफी को जब शुरुआत हुई थी। वर्तमान की बात करें 2022 में भी वेस्ट ने ही जीता। किसे हराकर, साउथ को। साउथ जोन को वेस्ट जोन ने जीता, साउथ जोन को हराकर। और 19-20 की बात करें, इंडिया रेड ने जीता था। किसे, इंडिया ग्रीन को हराकर। 18 में बात करें, इंडिया ब्लू ने जीता था। किसे, इंडिया रेड को हराकर। ये इसकी बात हो गई। इसके बाद अगली ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, 2022 की, मुंबई ने। किसे हराकर, हिमाचल प्रदेश को हराकर। ये क्या, उप विजेता है। उप विजेता है ये।
और अगर कहा जाए 2021 में किसने जीता, 2021 में तमिलनाडु, और 21-22 में किसने जीता, तो तमिलनाडु। 2021, 21-22 दोनों में ही विजेता कौन है, तमिलनाडु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आया था, नृत्य से आया था, शास्त्रीय नृत्य से, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बाद बाकी तुम्हें सभी हमने बता दिए नृत्य कौन कौन से हैं, सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, याद रखना। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम भी पूछा गया एक शिफ्ट में, मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर का, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, सत्रिया असम का, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये नृत्य पूछे गए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, नौसेना की पहली, यानी नौसेना में जो पहली स्वदेश विकसित जो विमान वाहक पोत बनाया गया था INS विक्रांत, इसको किसने राष्ट्र को समर्पित किया था, तो याद रखना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में भाग कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन एक आया था, संविधान में भाग, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान की स्थिति तो सभी देख लेते हैं, जब संविधान बना था, हमारे संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हो गए, 25। जब हमारा संविधान बना तो उस समय अनुच्छेद कितने थे, 395। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हो गए, तो याद रखेंगे 470। जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुसूची कितनी थी, उस समय अनुसूची थी 8, उस समय अनुसूची कितनी थी, 8 थी। और वर्तमान में कितनी हो गई, तो याद रखें वर्तमान में 12। और वर्तमान में संशोधन कितने हो चुके हैं, 105। अगर कहें कौन कौन संशोधन है, तो आपको बताए गए थे, कई बार बताए गए। 100वां संविधान संशोधन है, बांग्लादेश से भूमि का आदान प्रदान। 101 संविधान संशोधन है GST के लिए। 102 संविधान संशोधन है, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 आयोग है, 103 संविधान संशोधन EWS है, 10% सवर्णों को आरक्षण है। 104 जो संविधान संशोधन किया गया, ये किया गया SC और ST को, SC और किसे, तो याद रखना 104 बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। SC और ST को किसे, SC और ST जो है इन्हें 10 वर्ष के लिए लोकसभा और जो विधानसभा की जो सीटें होती हैं वहाँ पर इनका आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वो कब तक, तो याद रखना 25 जनवरी 2030 तक इनका कार्यकाल बढ़ा, इनका जो आरक्षण है सीटों का वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ साथ आंग्ल भारतीयों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और 105 में क्या आता है, 105 संविधान संशोधन में, 105 संविधान संशोधन तो बताया गया, ये OBC आयोग में, या कह सकते हैं OBC जाति के अंतर्गत कौन सी जाति आएगी और कौन सी जाति नहीं आएगी, यह प्रावधान अब कौन करेगा, पहले केंद्र सरकार करती थी, अब यह व्यवस्था कौन करेगी, राज्य सरकार के अंतर्गत होगा। तो इस तरह से ये 105 संशोधन हो गए भारत में अभी तक। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसके समकाल था, यानी कलिंग युद्ध किसके समकाल में हुआ था, अशोक के। और कलिंग युद्ध किसके समकाल में हुआ, तो याद रखना कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में, 261 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में। अशोक और कलिंग के राजा थे पद्मनाभा, इनके बीच में हुआ था यह युद्ध। और यह युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। यह वर्णन अशोक के किस शिलालेख मिलता है, 13वें शिलालेख मिलता है। इसी युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म की नीति अपना दी थी, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र मिलता है, तो 2000 के नोट के पीछे किसका मिलेगा, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। 10 रुपये के नोट पर किसका मिलेगा, कोलार का मंदिर उड़ीसा में है। 20 रुपये के नोट पर किसका मिलेगा, एलोरा की गुफा का। 50 रुपये के नोट पर किसका मिलेगा, हम्पी की रथ कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पर किसका मिलेगा, रानी की बाव
तो याद रखना गुजरात में 500 के रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। कौन सा? दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला है। और 2000 के नोट पर किसना? मंगलयान का। 2000 नोट पर किसका? मंगलयान का। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर 3 बन चुके हैं 2022 तक। 2022 में जब शुरुआत हुई थी तो फरवरी में अक्षय कुमार को बनाया गया था। इसके बाद में अगस्त में किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को। इसके बाद नवंबर में किसे बनाया गया था? प्रसून जोशी को। किसे बनाया गया था? प्रसून जोशी को। तो उत्तराखंड के 2022 तक उत्तराखंड में 2022 में 3 ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, याद रखना। फरवरी में अक्षय कुमार, इसके बाद अगस्त में बनाए गए ऋषभ पंत को, इसके बाद में 2022 में प्रसून जोशी को, नवंबर 2022 में। वर्तमान में जो है ब्रांड एम्बेसडर वो प्रसून जोशी बनाए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, अगर बात करें जो आपातकाल की व्यवस्था है हमारे संविधान में भाग 18 में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? भाग 18 में। राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था भाग 18 में दी गई है। ये भाग 18 में है, जिसमें से 3 अनुच्छेद आते हैं, 352, 356 और 360। तो याद रखना 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। जिसमें से 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगता है हमारे देश में तो वहाँ पर 2 अनुच्छेद हैं, 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है क्योंकि इस समय वो अपने व्यवस्थाओं को देखता है। देखें कैसे। 20 में क्या आता है? 20 में दिया गया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी यदि आपातकाल के दौरान मारकाट कुछ भी हो सकती है और उस दौरान क्या हो सकता है, कोई भी एक दूसरे को दोषी बना सकता है, तो वह दोषी नहीं बना सकता है, वो अपने दोषी न होने का संरक्षण कर सकता है। दूसरे 21 में क्या दिया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे कहा है जीने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें निलंबित किया गया है, कभी भी हनन नहीं होगा, यानी इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। वैसे कौन कौन समाप्त हो जाते हैं? तो याद रखना 20 बाद बाकी सभी अनुच्छेद जितने भी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं 20 यानी 14 से लेकर जो हमारे पास में 14 से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारे पास में अधिकार होते हैं, मूल अधिकार 35 तक सभी निलंबित कर दिए थे। कौन सा? 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने शुरू की थी? भारत में प्रथम नियमित जनगणना तो दो बार जनगणना, एक अगर बात करें नियमित जनगणना, ठीक है, एक नियमित जनगणना हो गई। तो याद रखेंगे नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने 81 में की थी, 1881 में। लेकिन अगर के जनगणना की शुरुआत किसने की? मेयो ने 72 में की। मेयो ने 72 में की। अभी एक करंट में आपने देखा होगा जातिगत जनगणना हो रही है। जातिगत जनगणना, तो जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान, पहला राज्य राजस्थान। अभी वर्तमान में तीसरा राज्य बन गया है बिहार। जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना हो रही है तो उसमें से राजस्थान और बिहार बन चुका है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? क्वेश्चन ये आया था नियमित जनगणना किसने कराई थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो मुंबई में। इसी तरह से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में ये महोत्सव होते हैं कौन कौन से? एक होता है काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, एक होता है स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, एक होता है गुड़ महोत्सव लखनऊ में, एक होता है केला महोत्सव कुशीनगर में। तो याद रखेंगे ये महोत्सव। अगला है क्वेश्चन, अगला पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन आया दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई, 10 अप्रैल 1875 को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दयानंद सरस्वती की पुस्तक की बात करें तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आया था जब देश आज़ाद हुआ, उसी के बाद की क्वेश्चन पूछे गए। कहा गया 1980 में हमारे देश में जो
हमारे देश की जो प्राथमिकता होती है, 3 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग विनिर्माण आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। तो वही सेवा क्षेत्र का पूछा गया था। इन्हीं क्षेत्रों से हमारे देश की जीडीपी का योगदान दिया जाता है कि कौन कितना योगदान देता है। तो उसी में क्वेश्चन आया था कि सेवा क्षेत्र का योगदान 1980 में कितना था। 1980 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो याद रखेंगे 38.6 था। 1980 में सेवा क्षेत्र का योगदान 38.6 था और 1990 में यह योगदान 44.3 हो चुका था। ये इस तरह से यह योगदान बढ़ता जा रहा है और कृषि का योगदान घटता जा रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आया कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया था, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? तो याद रख, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर मिलेगा? असम में मिलेगा। यहाँ पर एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। कौन सा? अम्बुबाची मेला। अगला क्वेश्चन आया था सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आया था एक, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना भरतनाट्यम। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आज ये वीडियो हम डाल देंगे बना के, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम और मार्शल आर्ट, इन सभी की क्वेश्चनों की हम आज पीडीएफ आज बनाकर डाल देंगे। तो आप लोग देख लेना, उन्हीं संबंधित क्वेश्चन पूरा होंगे और यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित हैं? तो ये है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन आया सिलिंट्रेटा संघ, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आया, सिलिंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछा गया सिलिंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? तो याद रखेंगे उसमें कौन? कोरल, हाइड्रा, समुद्री जीव, समुद्री, इसके बाद जेलीफिश। तो याद रखेंगे हाइड्रा, कोरल और जेलीफिश और समुद्री जीव, ये सब किसमें होते हैं? याद रखेंगे सिलिंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं। सिलिंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया पहली बार रेडियो प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? पहली बार रेडियो का प्रसारण कहाँ से शुरू हो गया था? क्वेश्चन ये आया था। तो याद रखेंगे बॉम्बे में शुरुआत हुई थी इसकी। 1923 से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1923 से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था 1923 में बॉम्बे में। इसके बाद क्वेश्चन अगला आया था। क्वेश्चन आया था भारतीय ग्रांड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स, भारतीय ग्रांड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ पर? भुवनेश्वर में हुआ था। एक क्वेश्चन ये आया था। एक आया था क्वेश्चन मार्च 2022 में। क्वेश्चन ये था इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो याद रखेंगे इसे लॉन्च किया था हरदीप सिंह ने। किसने? हरदीप सिंह ने लॉन्च किया था इसे। हरदीप सिंह ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। इसके बाद क्वेश्चन आया था जब हमारे देश ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। जब हमारे देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो 1883 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता हमारे देश ने, तो क्वेश्चन पूछा गया उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो उस समय सबसे ज़्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में किसी ने नहीं बनाए। सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए? किसी ने अर्धशतक तक नहीं लगा पाया था। तो याद रखें किसने? श्रीकांत ने बनाए थे 38 रन। श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 38 रन। जो दूसरी बार हमारा देश जब टूर्नामेंट जीता था 2011 में जीता था। दूसरा टूर्नामेंट हमारा देश 2002 बार तक अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, 83 और 2011 में। तो क्वेश्चन था 83 में जब जीता था तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में? वर्ल्ड कप फाइनल में, जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? याद रखेंगे किसने? श्रीकांत ने। वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे हैं। जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? श्रीकांत ने बनाए थे इसमें। और फाइनल जो हुआ था उसमें किसी ने अर्धशतक नहीं लगा पाया था। अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक
चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? किसने की थी या हो चुका है ये गेम? ये कहाँ हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। दोहा कतर में हुआ था। और उसी तरह से 2022 की पूछ सकता है, 2023 की। 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? यूजीन, ओरेगन और अमेरिका। यूजीन, ओरेगन और अमेरिका, ये 3 करेंगे। यूजीन करेगा, ओरेगन करेगा और अमेरिका करेंगे। और 2023 में कौन करेगा? हंगरी करेगा। कहाँ पर होगा इसका आयोजन? बुडापेस्ट में। अगला क्वेश्चन, जब देश स्वतंत्र हुआ था 47 में, उस समय कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो याद रखना कितनी जनसंख्या थी? 72.7% कृषि पर निर्भर थी जनसंख्या। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान ने 10 देशों से हमारे संविधान को बनाया गया है, 10 देशों से पढ़कर बनाया गया है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस देश से लिया हमने? तो ये लिया आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से ली है? आयरलैंड से। लेकिन अगर कहें राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया हम लोगों ने, तो राष्ट्रपति जैसी व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से ली है? तो ये लिए ब्रिटेन से। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है, बता चुके हैं मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन पूछा गया मोहिनी अट्टम की नर्तकी कौन सी थी? तो याद रखेंगे कल्याणी कुटी अम्मा। कल्याणी कुटी अम्मा मोहिनी अट्टम की एक नर्तकी पूछी गई थी। मोहिनी अट्टम का नृत्य कौन करते हैं? तो कल्याणी कुटी अम्मा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो संविधान है उसमें से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है 154। अनुच्छेद कौन सा? 154 में आती है। याद रखेंगे 154 में आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आया H2SO4 का नाम पूछा गया है। तो इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसका अन्य नाम आता है, इसी कहा जाता है कशीश का तेल या गंध कामल। गंध कामल, कशीश का तेल, इसी कहते हैं कशीश का तेल, या इसे कहा जाए क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आया था कौन सा रेशेदार फसल है? क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रेशेदार फसल नहीं थी? तो वहां पर जो रेशेदार फसल है उनको छांट लेना है, एलिमिनेट कर लेना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेशेदार फसल कौन कौन सी है? कपास है, जूट है, सन है, भांग है। कुल मिला कह सकते हैं रेशेदार फसल वो होती हैं जैसे रस्सी हो गए या सन हो गए, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को किसी रेशेदार फसल से बनाई जाती हैं। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 तलाक से क्वेश्चन आया। 3 तलाक कब हटाया गया था? तो सन पूछा गया 2017 में। 2017 में। 2017 में कब? तो याद रखेंगे 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक हटाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था काम के बदले भोजन, काम के बदले अनाज या काम के बदले भोजन किस पंचवर्षीय योजना में यह योजना चली थी? तो याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना चलाई गई थी। कि क्वेश्चन आया था। इसके बाद क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखना कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य जिन्हें सांसद कहते हैं, और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। तो याद रखेंगे जिन्हें विधायक कहते हैं। और दिल्ली और पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य 21 संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया दिया। 70वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था। अगर बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये भाग लेते हैं। इसके बाद इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तो आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन? आरती शाह थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भारत के बीचों बीच से यानी भारतीय सीमा को 2 भागों में तोड़ने वाला अक्षांश है वो है कर्क रेखा। कौन सी है?
कर्क रेखा है और कर्क रेखा के अक्षांश को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अगर बात कर दें तो उसका नाम आ जाएगा मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर दें तो उसका नाम आ जाएगा कर्क रेखा। तो इस तरह से ध्यान देना। और ये कितने 8 राज्यों से प्रवेश करती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से प्रवेश करती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी है जो स्थित है। कर्क रेखा पर कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर भी स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन आया था ग्रहों से, सौरमंडल से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पूछा गया पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भी पीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था योजना अवकाश जिसे कहते हैं प्लान हॉलीडे। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, प्लान हॉलीडे योजना अवकाश। तो वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में कौन सा अवकाश आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ आया था। तो याद रखना 2 अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है योजना अवकाश जिसे कहते हैं प्लान हॉलीडे, एक आते हैं अनवरत योजना जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान। तो योजना अवकाश कब 66 से 69 तक आया था। 66 से 69 तक आया था ये योजना अवकाश। अगर रोलिंग प्लान कह दें 78 से लेकर 80 के बीच में रोलिंग प्लान मिला था। तो इस तरह से ध्यान देना है। अगर हम उद्देश्य की बात करें कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्देश्य रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कहीं कृषि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्योग था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग और अर्थव्यवस्था को गतिमान एवं आत्मनिर्भर। अर्थव्यवस्था को गतिमान करना और क्या करना है? आत्मनिर्भर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था इसमें और क्या क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता और उद्योग और खननों को वरीयता देना और गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब उन्मूलन और रोजगार वृद्धि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में था मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना में था, बहुत ज़्यादा आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना ये किस में आया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है। और इसका मतलब होता है पीसीआई प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्रता और समावेशीय विकास। तीव्रता के साथ समावेशीय विकास। तीव्रता के साथ क्या आएगा? समावेशीय विकास। इसके बाद में क्वेश्चन अगला आया था। क्वेश्चन ये था ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक कौन थे? यानी जब ओलंपिक में शुरुआत हुई थी, ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत हुई उसी के बाद में जब ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था 1920 में, उस समय भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो याद रखना पूर्णा बनर्जी। कौन थी? पूर्णा बनर्जी। 2020 में कौन थे ध्वजवाहक? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक थे। 2020 की वर्तमान की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया था 2022 में जो त्रिपुरा का राज्यसभा का सदस्य चुने गए थे 2022 में। इसी तरह से क्वेश्चन बताया है कि 2022 में जो त्रिपुरा की ओर से राज्यसभा का जो सदस्य चुना गया था वो कौन सा था? इस तरह से क्वेश्चन एक कोई आया था राज्यसभा संबंधित निर्वाचित जो अभी 4 लोग हुए, PT उषा जिसमें है, उसी में से क्वेश्चन किसी का पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ थे। 1883 में इनको शामिल किया गया था। 1883 में ये सिविल सेवा में शामिल हुए थे, प्रथम भारतीय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था शिवरात्रि जो होता है किस महीने मनाया जाता है? तो शिवरात्रि जो किस महीने मनाया जाता है? तो फाल्गुन महीने में शिवरात्रि मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था स्किल इंडिया से। क्वेश्चन आया था स्किल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो स्किल इंडिया के अध्यक्ष PM मोदी है। इसके बाद क्वेश्चन आया था नालंदा मठ कहाँ पर है? तो नालंदा मठ याद रखना बिहार में है। इसके बाद क्वेश्चन आया था दिल्ली का
उपराज्यपाल कौन थे? दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान पूछे गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 का उल्लेख किसके लिए किया गया है? अस्पृश्यता का अंत है। क्वेश्चन एक आया था भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को वी स्मिथ ने, किसने? वी स्मिथ ने इसका नाम दिया था। किसने दिया था? वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला था। और एक क्वेश्चन आया था निर्वाचन आयोग से, एक क्वेश्चन आया था निर्वाचन आयोग से, तो याद रखना निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन क्या आया था? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो 324 में ये वर्णन मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। कुछ हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसी का स्क्रीनशॉट है उन वीडियो में से, तो याद रखना इनको। तो क्रिकेट से संबंधित मैंने वीडियो जो बनाए हैं उनको आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें से इस तरह से विभिन्न प्रकार क्वेश्चन बताए गए हैं। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, पूरा इतिहास के बारे में बताया गया, कौन कौन है, कब किसने खेला, किसने जीता। तो याद रखें क्रिकेट का, फिर इसका जन्मदाता की बात करी, सब कुछ बात कही गई है। इसके बाद एशिया कप उसमें बताया गया है, आपको एशिया कप के बारे में बताया गया है। इसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया, महिला और पुरुष का। इसके बाद ICC का वनडे वाला बताया गया, पुरुष और महिला का आपको बताया गया है। इसके बाद में उसमें इतिहास, क्रिकेट का इतिहास भी बताया गया, कौन से देश में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, ये सब चीज़ें की बात कही गई है। तो वीडियो वो ज़रूर देखें। इसी तरह से आपको आज के जो पेपर होंगे सभी शिफ्टों के, तो आपको वो वीडियो डाल दिया जाएगा। और जो आपको PDF पढ़ रहे हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। जीवन स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप सफल होते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।